छत्तीसगढ़ में नए शिक्षण सत्र से पहले शिक्षा व्यवस्था पर सियासत गरमा गई है। गुरुवार को बस्तर में बीते 15 सालों से नक्सली दहशत की वजह से बंद स्कूलों को फिर से खोला गया। सीएम भूपेश बघेल ने शाला प्रवेश उत्सव के तहत वर्चुअल कार्यक्रम में 260 स्कूलों को दोबारा खोलने की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के लिए तत्कालीन बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। नए शिक्षा सत्र 2022 की शुरुआत अब बहुत सी उम्मीदों के साथ काम कर रहे हैं। इस वर्ष नियमित शालाएं संचालित हों। हमने इस सत्र से कुछ चयनित शालाओं में बालवाड़ी खोलने का निर्णय लिया है। मेरा मानना है कि हमारे शिक्षकगण यदि इस आयु वर्ग के बच्चों पर समुचित ध्यान देंगे तो बच्चे जल्दी ही विषय को आत्मसात करेंगे। वो स्कूल भी बन रहा है, रोड भी खुल रहा है, सवाल भी मिल रहा है। केदार कश्यप 15 साल में बस्तर को बर्बाद किया था, बस्तर को बिगड़ दिया था। अब बस्तर सुंदर हो रहा है, रोडें बना रहा है, पीने का पानी मिल रहा है, सवाल मिल रहा है, स्कूल खोल रहा है। अब हमारा मुख्यमंत्री ने आत्मानंद स्कूल खोल रहे हैं। अंग्रेजी बात करेंगे, बस्तर के बच्चे 15 साल 12 साल के बाद 20 साल के बाद कलेक्टर एसपी बनेंगे। शिक्षा व्यवस्था पर बीजेपी पर जैसे ही आरोप लगे तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार शिक्षा का स्तर गिर रहा है। पहले भी बीजेपी शाला प्रवेश उत्सव मनाती आई है। कांग्रेस का ये करना कोई नई बात नहीं। शिक्षा स्तर लगातार छत्तीसगढ़ के गिरती जा रही है। आज देश में रैंकिंग की बात करेंगे तो लगातार नीचे आ रही है और उसका परिणाम है जो शासन की नीति, शायद नौकरी न देना पड़े, परसेंटेज आएंगे तो नौकरियां देना पड़े, एग्जाम पास करेंगे तो शायद सरकार की नीति हो सकती है और इसके लिए उपेक्षा का भाव सारे स्कूलों के प्रति। हाल ही में सुकमा जिले में नए स्कूल भवन खुलने से बच्चों ने पारंपरिक नृत्य कर खुशी मनाई थी और धीरे धीरे लगातार बीजापुर, सुकमा के बंद पड़े स्कूलों को भी खोलने की कवायद शुरू की गई है। हालांकि बीजेपी इसे महज एक दिखावा करार दे रही है। अब देखने वाली बात होगी इन स्कूलों के खुलने से बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में कितना बदलाव आ पाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है बंदूक पर भारी बस्ता। जी हां, बस्तर संभाग में नक्सली दहशत की वजह से बंद स्कूलों को भूपेश सरकार ने फिर खोल दिया है। गुरुवार को शाला प्रवेश उत्सव के तहत 260 स्कूलों को दोबारा खोला गया। हालांकि अब इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इसे सरकार का दिखावा करार दे रही है। आज करेंगे हम इसी मुद्दे पर चर्चा। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ इसमें शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं और शिक्षाविद सैयद फाजिल जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सैयद जी, आज चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान है। शिक्षा की महत्ता कितनी होती है ये आप शायद और बेहतर ढंग से जानते होंगे, हमारे राजनीतिक मेहमान तो जानते ही हैं। किसी भी देश के, प्रदेश के विकास के लिए वहां पर जब सरकारें काम करती हैं अलग अलग सेक्टर में, चाहे शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है क्योंकि यही शिक्षा आगे चलकर उस युवा को कामयाबी के शिखर पर भी ले जाती है, देश की तरक्की भी होती है। और जिस देश के, हमारे देश के युवाओं को हम कहते हैं कि भविष्य की बागडोर युवाओं के हाथ में, शिक्षा सरकार जो कोशिश कर रही है कि ऐसे नक्सल प्रभावित इलाकों के स्कूलों को खोला जाए, वहां के बच्चों को शिक्षित किया जाए, इस शिक्षा को और सरकार की पहल को आप कैसे देख रहे हैं? राइट, देखिए हम लोग अब तक जमीन के नीचे लोहा, तांबा, पीतल, हीरा ये ढूंढ रहे थे, उसको हम तराश रहे थे, जबकि ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगेगा ये एक बहुत बड़ा कदम है कि आप स्कूलें खोले हैं ताकि उन बच्चों पे जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर हम डेवलपमेंट करें, उनको हम एक्सेल करें, उनको हम परफॉर्मेंस बढ़ाएं, उनमें हम ढूंढें कि उनकी क्या क्वालिटीज हैं। तो इससे जब ह्यूमन रिसोर्स पर हम काम करेंगे, उनको तराशेंगे, तो जमीन के नीचे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हीरे हैं जो जमीन के ऊपर हैं, जो स्कूल बंद होने के कारण नहीं पढ़ पा रहे थे। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी पहल है भूपेश जी की और इससे शायद काफी डेवलपमेंट होगा, काफी फायदा होगा और देश के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छी पहल है। सैयद जी, उन बच्चों के भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं जो वहां पर अब स्कूल खुलने के बाद स्कूल पहुंचेंगे? क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां
विकास को लेकर वहां के ग्रामीण उम्मीद तो करते हैं, ठीक है सरकार प्रयास भी कर रही है, अब सड़कें बनने लगी है, पहले से काफी बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बच्चों को अगर शिक्षा मिलेगी, उस क्षेत्र के बच्चे शिक्षित होंगे, कितना बदलाव, उनके बेहतर भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि बिकॉज एजुकेशन से हम सारी इकोनॉमी बदलेगी। देखिए, हमें जीडीपी नहीं बढ़ानी, इकोनॉमी नहीं बढ़ानी है। अगर एजुकेशन हमें अच्छी दे दिया तो जीडीपी, इकोनॉमी सब अपने आप बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत गुड न्यूज होगा, बहुत बड़ी बात होगी कि जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे थे, तो पहली बार इन बच्चों में, पता नहीं इन्हीं बच्चों में कोई आइंस्टीन होगा, कोई न्यूटन होगा, ना जाने कौन इसमें होगा। हो सकता है कि इसी में से कोई बच्चा बड़ा बन जाए, इसी में से कोई बच्चा देश बदल दे। तो बड़ी संभावना है बच्चों में। तो ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी बात है कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, और बच्चे मेरे ख्याल से इसको बहुत अच्छा मानेंगे। और बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो हमारे को बहुत बड़ा भविष्य हमें दिखेगा, हमारा नेशन बढ़ेगा, और उनके माँ बाप भी एडुकेट होंगे, उनके माँ बाप में अवेयरनेस बढ़ेगी, और वो बच्चे जब एडुकेट होंगे तो डेफिनेटली वो रिटर्न्स देंगे, वो वापस करेंगे हमारी सोसाइटी को। और ये एक बड़ा पहले, एक बहुत बड़ा मैं मुबारकबाद देता हूं सरकार को इस काम के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। संजय जी से मैं अब रिएक्शन लूंगा। विपक्ष में इनकी पार्टी है, संजय जी लगातार मुखर होकर समय समय पर प्रदेश के अलग अलग मसलों पर अपनी आवाज उठाते हैं। संजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, प्रदेश, किसी भी प्रदेश की हम बात करें, शिक्षा प्रदेश में या देश में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ऐसा है दीपक जी, ये तो सभी को जानकारी है कि मानव जीवन के विकास के लिए जो शिक्षित होना नितांत आवश्यक है, न केवल प्रदेश में, देश में, बल्कि दुनिया के अंदर में। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को खड़ा करने के लिए, एक व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, और ये कहें कि प्रदेश और देश को सक्षम बनाने के लिए यदि आवश्यकता सबसे बड़ी चीज है, वो है कि प्रत्येक नागरिक हो वो शिक्षित होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक सरकार की ये प्राथमिकता होनी चाहिए, और होती भी होगी, कि शिक्षा की जो प्राथमिकता है वो उस प्रदेश के अंदर में तेज गति से आगे बढ़े। सुनो दीपक, इको हो रहा है, इसमें इको हो रहा है ना जी। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। जब सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती हैं, कौन सरकारें कितना प्राथमिकता से काम कर रही हैं, किन सरकारों का परफॉर्मेंस क्या है, उसके आधार पर पॉलिटिकल पर्सन बातचीत करते हैं। देखिए, देश की आजादी के बाद कांग्रेस लगभग 58 से 60 वर्षों तक इस देश के अंदर में उन्होंने राज किया है। तो एक नितांत जिम्मेदारी यदि किसी की बनती रही है तो वो कांग्रेस सरकार की रही है कि शिक्षा प्रणाली, शिक्षा बेहतर होना चाहिए, और मुझे लगता है किया भी होगा उन्होंने। लेकिन आज यदि हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, जहां पर हम फोकस करके बातचीत करें नक्सल क्षेत्र में, एक तो राज्य का निर्माण नहीं हुआ 58 वर्षों तक। राज्य का निर्माण करने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इन्होंने 58 सालों में काम नहीं किया। और उस बस्तर पे जहां केवल जगदलपुर जाया जाता था, लगभग दंतेवाड़ा से लेकर नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर तक, वहां पर पहुंचने का काम या पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया तो हमारी डॉक्टर मन सिंह की सरकार ने की थी। वहां जिला मुख्यालय बन गया, तमाम प्रकार की सुविधाओं को दिया गया, वहां एजुकेशन हब बना गया। दंतेवाड़ा आज पूरे विश्व के अंदर में एक चर्चा का विषय बना, एजुकेशन हब का बना। तो मुझे लगता है कि सरकारों को लगातार काम करने चाहिए। केवल हम आंकड़ों के आधार पर, जो भूपेश बघेल सरकार की जो 3.5 वर्षों के बाद में जो चीजें सामने आई हैं कि हम योजना ले आए, हम आंकड़ों के सहारे सब चीजों को सामने लाएं, लेकिन जब धरातल पर उसकी सच्चाई को सामने जाया जाता है तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता, वहां पर शून्य दिखाई देता है। मुझे लगता है कि कम से कम शिक्षा के मामले में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और सरकार को ईमानदारी के साथ में प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जिस तरीके से आप इंग्लिश स्कूल की बात करते हैं, वो भी केंद्र प्रायोजित परिवर्तित योजनाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यदि कुछ स्कूलों को खोलकर बाकी स्कूल के बच्चे, आज गांव के ये देख रहे हैं कि उनके गांव का स्कूल अंग्रेजी हो गया, लेकिन जो बाकी बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, उनको यह भेजा जा रहा है कि आप दूसरे गांव जाइए। जो अपने गांव में पढ़ाई करता था उसको कहते हैं कि 10 किलोमीटर दूर जाकर काम करिए, वहां जाकर अध्ययन करिए। तो इनकी जो पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी में कहीं भी इस तरह की चीजें नहीं है कि सरलता के साथ में उसका समाधान हो। यह सरकार ऐसी है कि कोई योजना लाती है तो उसमें समस्याएं पैदा हो जाती है। तो मुझे लगता है इस पर एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है। और अभी तो ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना चल रहा है, मैं इस पर 1% की भी आपत्ति नहीं करूंगा। यदि कोई एक स्कूल खुल भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने के बाद, साल भर के बाद जो परिस्थितियां सामने आई, यही आत्मानंद स्कूल की परिस्थितियां सामने आई।
टीचर घूम रहे हैं इधर से उधर हैं, टीचर है नहीं, बच्चे परेशान हैं। आखिर आपकी कार्ययोजना क्या रही, इस पर सरकार को चिंता करना चाहिए। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। संजय जी ने कई सवाल खड़े किए हैं। धनंजय जी क्या कहेंगे आप? कई सवाल खड़े किए हैं संजय जी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और कैसे आप बचाव करेंगे? क्या प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है या भूपेश बघेल सरकार जो है स्तर को उठा रही है? देखिए दीपक जी, जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सत्ता में रही है, उन्होंने उस दौरान देखेंगे 15 साल में 3000 से अधिक स्कूलों को बंद करने का काम किया। उस दौरान रमन सिंह की सरकार ने कभी भी शिक्षकों की सीधी भर्ती नहीं किया उनके द्वारा। उस दौरान रमन सिंह की सरकार ने कभी भी स्कूलों में विषय विशेषज्ञ, पीटी के टीचर्स, अन्य प्रकार के जो टीचर्स होते हैं उनकी भर्ती करने का काम नहीं किया है, क्योंकि आरएसएस और भाजपा का एजेंडा है हर चीज का ठेकाकरण करना। करते थे लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्कूलों में टीचर की बात करते थे, जो वहां के स्थानीय लोग उनको नौकरी नहीं देते थे। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि आरएसएस और भाजपा के लोग कभी नहीं चाहते कि प्रदेश या देश के युवा के हाथ में शिक्षा हो, कलम हो, उनको पढ़ाई के शिक्षा के माध्यम से सवाल पूछने का अधिकार मिले, या वो जाने इनकी मंसूबा क्या है। उसको केंद्र में इनकी सरकार है। 8 साल में आप देखेंगे तो सर्व शिक्षा अभियान जो होता था उसके बजट में कटौती करके 50% की राशि केंद्र सरकार दे रही है। बहुत सारे देश में महाविद्यालय कांग्रेस शासन काल में खुले, बहुत सारे स्कूलें कांग्रेस शासन काल में खुले, जिसमें हर वर्ग के बच्चे को हर प्रकार की शिक्षा मिलती थी, जिसमें नवोदय विद्यालय भी था, जिसमें राजीव गांधी मिशन के स्कूल था, जिसमें बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय जहां गरीब बच्चे, देश भर के गरीब बच्चे जाकर मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करते थे, मुफ्त में उनका रहन सहन की व्यवस्था होता था, उनको स्कॉलरशिप मिलता था, उच्च शिक्षा मिलती थी। ऐसे कॉलेजों स्कूलों के भी शिक्षा में फीस लगाने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इनके नीति में शिक्षा नहीं है, इनके नीति में यह है कि हर माता पिता के ऊपर कैसे बोझ लादा जाए। 15 साल तक रमन सिंह ने वही किया। ये 260 स्कूल 4 जिले के खुले हैं ना, इसमें भाजपा के पीड़ा समझ में आता है, क्योंकि 15 साल में उन्होंने स्कूलों को खोलने का प्रयास नहीं किया। 15 साल में जो स्कूल बंद थे वहां के बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगा इसके बारे में कभी सोचने का काम नहीं किया। इन तो 15 साल सत्ता के नशे में मदमूस रहे हैं और कमीशन खोरी करते रहे। आज भूपेश बघेल जी की सरकार में 14,580 शिक्षकों की सीधी भर्ती हो रही है। ये 260 स्कूल जो बंद पड़े थे ना, वहां स्कूल तो थे लेकिन रमन सरकार के नाकामियों के चलते बंद थे, इनकी गलत नीतियों के चलते वो बंद थे। हमने उन स्कूलों को पुनः शुरुआत किया है। ऐसा नहीं कि उन धनंजय जी, ये जो सरकार अब जो शुरुआत हो रही है, ठीक है, ये 15 साल सत्ता में थी, उनके नियत में खोट था। हम नक्सल प्रभावित उस क्षेत्र की बात करें जहां पर एक बार फिर सरकार स्कूल खोल रही है, इससे कितना बदलाव होगा? इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसे आप कैसे इसका बचाव करेंगे? निश्चित तौर पर आप देखेंगे जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में को नक्सलवाद से मुक्त बनाने की नीति तय किया। हम वहां की जनता के साथ विश्वास उत्पन्न करेंगे कि ये सरकार उनकी है। हम वहां के बुद्धिजीवी से चर्चा करेंगे, वहां के डॉक्टर से चर्चा करेंगे, वहां रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके अधिकारों की बात करेंगे, उसको पहुंचाने का काम किया है। तभी आप देखेंगे नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र था ना, क्योंकि दक्षिण बस्तर के 3 विकास खंड तक तो नक्सलवाद सीमित था। जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री का शपथ लिए, जब जनता ने उनसे पद से उतारा ना, तो छत्तीसगढ़ का 15 जिला नक्सल प्रभावित हो गया था। डॉक्टर रमन सिंह जी का गिरी जिला कवर्धा भी नक्सलियों के आगोश में आ गया था। हमारी सरकार बनी, आज छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति नक्सलवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। हमारे पुलिस के जवान, हमारे जो सीआरपीएफ के बटालियन के जो लोग हैं, वो नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। नक्सली आज जो पीछे हट रहे हैं ना, हमारी सरकार की नीति है। और आज वहां स्कूल खुल रहे हैं, वो स्कूल जो कभी शरणार्थी बनाने शिविर बना हुआ था, शरणार्थी स्थिति टाइप का नक्सल प्रभावित लोगों के लिए, आज वहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा मिलेगा उनको। तो ये हमारी सरकार की नीति और एजेंडा है। और रही बात अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की ना, तो छत्तीसगढ़ 15 साल के जो रमन सिंह की सरकार रही ना, वो तो कभी नहीं चाहते थे कि झंगलू मंगलू या चैती के लड़का को जो अंग्रेजी का शिक्षा मिले। वो तो चाहते थे शिक्षा जाए फलाना सेठ के पास, ढेकाना सेठ के पास, और फलाना अधिकारी के बच्चे बस अंग्रेजी पढ़े। आज भूपेश बघेल जी की सरकार में ना आदिवासी वर्ग का बच्चे भी अंग्रेजी में ए फॉर एप्पल पढ़ रहा है। ठेला चलाने वाला बच्चे को पढ़ाई की शिक्षा मिल रही है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय जी अपना मत रख रहे हैं। संजय जी एक तरफ कई सवाल खड़े कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ धनंजय जी ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 15 सालों में तत्कालीन रमन सरकार के वक्त प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर था उससे तो हम काफी बेहतर काम कर रहे हैं और प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी हम काफी अच्छा कर रहे हैं। मैं दोनों मेहमानों के पास लौटूंगा। सैयद जी, एक बार फिर आपके पास लौटूंगा। आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना, इससे पहले आपने बताया शिक्षा की महत्ता कितनी जरूरी है, लेकिन हम ये देखते हैं कई दफा शिक्षा जैसे विषय पर भी सियासत होने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि संजय जी सही है या धनंजय जी सही है, कौन सही है कौन गलत है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हम देखते हैं कई दफा सियासत जिस तरह से जन्म लेती है, खासतौर पे शिक्षा जैसे विषय को लेकर, इसका कितना प्रभाव होता है या कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं किसी भी प्रदेश की सियासत में, पॉलिटिक्स में या आम जनता के बीच? देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स, बैड पॉलिटिक्स पॉल्यूट द पीपल। मुझे लगता है कि शिक्षा जो है किसी भी कीमत पर डेफिनेटली बच्चों में और एक नेशन में बड़ा चेंज लाती है। बच्चों की पर्सनैलिटी में, विजन में, उसके अंडरस्टैंडिंग में, एक नेशन की जीडीपी में, एक नेशन की स्ट्रेंथ में, कॉन्फिडेंस में, एटीट्यूड में, ग्लोबल पोजिशनिंग में। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात है कि क्वालिटी एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन, इट शुड बी क्वालिटी एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि कोई मत नहीं है कि कोई दो मत नहीं इसमें कि शिक्षा को हमेशा ही हमें फोकस में रखना चाहिए और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉनिटरिंग डेवलप करनी चाहिए। बेस्ट टीचर्स, क्वालिटी एजुकेशन, और साथ साथ में एक और भी काम करना है जो वो ये है कि हमारा जो सिलेबस है स्टेट बोर्ड का, उसको थोड़ा सा और बेहतर बनाना पड़ेगा। और अगर हम उसमें थोड़ा R&D करके उस शिक्षा को IB और CBSE को लेकर उसके बीच का कोई प्रोग्रामिंग करें हम लोग, तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो वो शिक्षा में डेफिनेटली एक ओवरऑल बहुत बड़ा टर्निंग आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा, उत्साह बढ़ेगा। युवा जो है, बच्चे जो हैं, जब युवा बनेंगे तो वो लोग ना मेन स्ट्रीम में आएंगे, ना कि गलत दिशा पर नहीं जाएंगे। तो उनकी उस तरह से ये सारा बड़ा फायदा करेगा। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर्स, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनिटरिंग और बजटिंग, ये सब जुड़ने चाहिए साथ में। चलिए ठीक है। संजय जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, फिर मैं धनंजय की छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगा। सिलसिलेवार आपने जो सवाल खड़े किए थे, कहीं हद तक उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। धनंजय जी का यही कहना है कि हम तो स्तर सुधारने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, उन्होंने सब कुछ कह दिया लेकिन मुद्दे की बात ही नहीं हुई कि आखिर क्या मामला है। मैंने एक प्रश्न किया था आत्मानंद स्कूल का, तो डॉक्टर रमन सिंह ने नहीं किया, ये सब जवाब आया क्या किया क्या नहीं किया। मैं तो आज वर्तमान समय में जो सामने मुद्दा दिखाई दे रहा है, आप यहां से उठकर चले जाइए, 1 घंटे में किसी गांव के अंदर में चले जाएंगे जहां पर स्कूल कन्वर्ट हुआ इंग्लिश स्कूल में, लेकिन जहां वहीं स्थानीय गांव के बच्चा को एडमिशन नहीं मिल रहा, उसको क्यों बोला जा रहा है? इस पर प्रश्न, इस पर जवाब आना चाहिए। आप पुराना इतिहास को गाने की जरूरत नहीं है। पुराने इतिहास को मैंने कुछ नोट किया, यदि आप कहेंगे तो आप उसमें कहीं किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। आप बहुत विरोध करते थे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय का कि हम आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे। आप ईमानदारी से हाथ पे दिल पे रख के हाथ कर बता दीजिए कि आज आउटसोर्सिंग कितने लोग काम कर रहे हैं यहां पर। तो ये तो कांग्रेस के डीएनए में है, कांग्रेस की नीति में है कि झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ और राज करो। लगभग वही स्थिति आज आपने देखा ना, ईडी के सामने क्या स्थिति है। जाना था कि यदि मैं गलत नहीं किया ईडी मुझे छोड़ेगा, लेकिन आप भीड़ इकट्ठी करके दबाव बना रहे हो। तो ये कांग्रेस का चरित्र है, मूल चरित्र है कि भ्रष्टाचार करो, पैसा कमाओ। छोटी सी प्रतिक्रिया धनंजय जी, मेरे पास क्योंकि समय की कमी है। नियम प्रक्रिया अलग है, बाकी के लिए अलग है। ये विषय नहीं है, विषय नहीं है। आज एजुकेशन का विषय 2.5 लाख बीएड और डीएड 4 दिन पहले उन्होंने हड़ताल किया। 2.5 लाख बीएड और डीएड पास होने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद खुले घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। सरकार के सामने कर रहे हैं कि आपने वादा किया था बीएड और डीएड का, क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं। 14,580 शिक्षकों। चलिए, मेरे पास समय की कमी है संजय जी, समय की कमी है, मैंने आपको भरपूर वक्त दिया। उनके साथ में धनंजय जी, दबाव और विपक्ष का दबाव था कि सरकार को मजबूर होना पड़ा, धनंजय जी देखना पड़ा कि इनकी भर्ती करना पड़ेगा। ठीक, सरकार बोलना जाएगी। ठीक, संजय जी देखिए, मैंने आपको भरपूर देखिए, आप सरकार में हैं, देखिए सुन नहीं पाएंगे, इनका आवाज इनका म्यूट कर दीजिए, नहीं सुन पाएंगे। आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, इनका आवाज म्यूट कर दीजिए कि सवाल आप मुझसे पूछे। या तो आपका अवसर देंगे मुझे आप जी, या तो आपका अवसर देना पड़ेगा मुझे आप जी जी, आप खत्म करेंगे। बोलिए संजय जी, चुप हो गए। क्या मतलब है? हाँ, क्या है, मैंने कहा ना कि जो आरएसएस जिसका जन्म झूठ से हुआ, सुन ले भाई, सुन ले ना, गुरु गोविलकर जो आरएसएस के जन्मदाता ना, झूठ से पैदा हुए जो आरएसएस, और झूठ से पैदा, सुन ले भाई, सुन ले, ए भाई सुन ले, मैं जवाब दे रहा हूं ना, जवाब दे रहा हूं ना। आपने आरोप लगाया ना,
और उससे पैदा हुई झूठ से भाजपा अरे कैसे वो पैदा कभी हुआ नहीं झूठ चाहती। व्याख्या करो। सुन लेना भाई, अरे सुन लेना तेरे भाई क्या बोल रहे हैं? देखिए, आपने हम- बोला, मैं मैं- सुनाऊं ना, क्षमता रखिए। अरे क्षमता नहीं, क्षमता मुद्दे की बात रखिए, कर, ये मुद्दे की बात। क्षमता रखिए। RSS नहीं, नहीं, चलेंगे, वो चलेंगे। सुनिए, आपने मुझे सवाल दिया, ये गलत बात है। फिर दोबारा मैं यहाँ बात करूंगा मैं। अरे इन्हें आरोप लगाना नाराज- गांधी परिवार नाराज नहीं पर, हो जो भाई, अडानिया सरकार पानी के के पक्ष में, चाटुकारिता सत्ता कर रहे हैं, पक्ष जो में, दलाली सत्ता कर रहे पक्ष में हैं। होना चाहिए। सुन लीजिए, जवाब ये देना क्षमता चाहिए। नहीं है, मैं ये नहीं गलत बात बात है। करूंगा। चलिए देखिए, ऐसे तो फिर कोई हमारा चलिए, दर्शक कुछ भाई, समझ नहीं भाई, पाएंगे। भाई, मैं वक्त दे रहा हूं दोनों मेहमानों को, पर क्योंकि अब समय मेरे पास भी नहीं है। जवाब नहीं, वो नहीं, जवाब नहीं, चलिए नहीं, ठीक है, नहीं, ये इनमें एक क्षमता ऐसा नहीं विषय है जिस पे फिर हम बाद में करेंगे। अब चूंकि समय की कमी है इसलिए अब संजय जी, धनंजय जी, मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा आप चुप हो जाएं। चलिए बेईमान सरकार है। नहीं, दीपक, ये ये गलत बात बेईमान है। सरकार है। ये गलत बात ये है। ये गलत आत्मानंद बात। स्कूल के नाम ये पर गलत बात है। लोगों के साथ में ये गलत बात व्यवहार गलत कर बात रही है। है। जो देखिए, टीचर फिर हम वही कर रहे हैं। भाग शोर नहीं, में भाग कुछ नहीं, समझ नहीं भाग आता नहीं दर्शक करेंगे। को। आपके आरोप अपनी जगह है संजय जी, लेकिन हमें उन्हें भी सुनना चाहिए। कुछ शोर में कुछ मुद्दे दब जाते हैं और बात समझ नहीं आती है। चलिए, मैं इस चर्चा को अब यहीं विराम कर रहा हूं। हमारे मेहमान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। संजय जी, धनंजय जी, आप सभी का शुक्रिया, और हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शोर में मुद्दे दब जाते हैं, हमने जरूर जानने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि प्रदेश सरकार शिक्षा का स्तर गिरा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम ऐसी जगह नक्सलवाद जैसे इलाकों में स्कूल खोल रहे हैं, वहां पर बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये जनता तय करेगी इस पर कितना प्रभाव होता है, शिक्षा का स्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कितना होता है। इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।